बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न जॉन एलिया में मैं इस सेशन यानी मुनीर नियाज़ी एक तलिस्माती शायर, आज की मॉडरेटर सूफिया बेदार, मैं दावत सुखन देती हूँ सबसे पहले दुनियाए अदब के बेहद मारूफ मकबूल शायर मुहक्किक जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहिब को। स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारी दोस्त दानिश्वर डॉक्टर साइमा इरम साहिबा, फैसल हनीफ साहब तशरीफ़ रखते हैं, फैसल हनीफ साहब, हसनैन सहर साहब जी तशरीफ़ लाएं। मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से मंतकी गुफ्तगू करने से पहले यकीनन तबीयत जो है उसमें एक ऐसे जज्बात आते हैं कि उम्र का जो बेहतरीन हिस्सा है वो उनके यहाँ उनकी खिदमत में मैं और मेरे जैसे एक पूरे अदबी ग्रुप का बहुत ज़्यादा साथ उनके साथ रहा है और हमेशा वो हमारे मुशायरों में सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे। अदबी दुनिया में जो उनका कद काठ है, जो उनका नाम है, उसके हवाले से अहले दानिश व फ़िक्र और अहले इल्म बात करेंगे। मैं उनकी शख्सियत की जो एक ज़ाहरी खाका निगारी है उसके हवाले से कहा करती थी कि कभी कभी जब हम उनके यहाँ जाते थे तो वो अपनी शायर की कुटिया में ऊपर सीढ़ियों में खड़े होते थे, सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहना होता था। तो मैं कहती थी कि अगर किसी को दुनिया में दिखाना हो कि शायर कैसा होता है तो मुनीर नियाज़ी साहब आपको दिखाना चाहिए। वो एक पोर्ट्रेट था शायर का। उनकी आवाज़ तख्लीक के बोझ में इस तरह से भीगी हुई होती थी और तन्हाई, डिक्शन और उनके ख़यालात के जंगल और खौफ, अबाबीलें, मोहब्बतें, नारसाई और तन्हाई एक ऐसा एक मिला जुला एहसास बनकर उनकी शायरी के अंदर उभरता था कि अक्सर उन्हें देखकर ये लगता था कि इन्होंने बहुत तन्हाई को देखा है, अपने अंदर समोया है। और एक मर्तबा पूछने पर ये पता चला कि वो अपनी वालदा के इकलौते बेटे थे। बाद में उनकी वालदा इनके वालिद की जो वफ़ात थी वो इनकी पैदाइश से कबल हो चुकी थी और उसके हवाले से उन्होंने एक मिसरे की नज़्म लिखी है अपने वालिद के लिए कि कल मैं तन्हाई से डरकर उसको ढूंढने निकला। और इसमें एक इतनी मुकम्मल नारसाई की बात है कि बाद में इनकी वालदा की शादी इनके चचा के साथ हुई और 11 बहन भाई और हुए जिन्होंने और तन्हाई इनके अंदर पैदा कर दी। और ये अपनी माँ के कहते थे कि मैं इकलौता बेटा था तो मैं वो होशियारपुर छोड़ा। तो जब मैं कहता था कि उस बेवफा के शहर को, तो मेरे जहन में वो शहर आता था जिसे छोड़कर मुझे कैडेट भर्ती होना पड़ा और मैं निकल गया। और उसके बाद मुझे कभी घर नहीं मिला, कभी शहर नहीं मिला, कभी मंज़र मिले तो वो आंखें नहीं मिली, कभी लब नज़र आए तो मुस्कुराहट नहीं मिली, कभी कदम नज़र आए तो वो चाल दिखाई नहीं दी। वो तख्लीकी शख्सियत जो अपनी कुटिया में बैठी रहती थी और हम उनके घर के दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां फलांग के जाते थे उनसे मिलने। तो तन्हाई को और उकताहट को, जिसे लोग उकताहट का नाम देते थे, वो एक उनका इंतखाब था कि वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव थे। उनकी शख्सियत के ऊपर वो हल्की सी उकताहट बहुत सजती थी, बहुत प्यारी लगती थी। तो आज हमारे सारे अकाबरीन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं साइमा इरम साहिबा से बात करना चाहूँगी मुनीर नियाज़ी साहब की शायरी के हवाले से कि ये जो उन्होंने एक शहर सा बसा रखा था अपने तख़य्युल की बुनियाद पर, जिसमें खौफ था, शामें थीं, तन्हाई थी और एक नारसाई का एहसास था, उसके हवाले से जो एक अलग डिक्शन थी, अलग अंदाज था, ख्याल भी अलग और उसका पैराहन भी अलग, उस हवाले से आप हमसे बात कीजिए। बहुत शुक्रिया सूफिया।
मुनीर नियाज़ी को अव्वल जब मैंने पढ़ा, बल्कि पढ़ा कम और सुनने से आगाज़ हुआ कि कभी किसी मुशायरे में, कहीं किसी फ़िल्म के गीत की सूरत में उनकी शायरी ज़ाहिर कानों में पड़ती थी। फिर उसके बाद जब लाहौर आना हुआ, मुज़ाफ़ात से हम आए और यहाँ डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान साहब से हमारी नियाज़मंदी का आगाज़ हुआ, तो मैंने मुनीर साहब को अमजद साहब की तरह, अमजद इस्लाम अमजद साहब की तरह सुहेल अहमद ख़ान साहब के दोस्त की हैसियत से जाना सबसे पहले, यानी एक दूर से जब हमने उनको देखना शुरू किया। तो जैसे मैंने पहले भी ये कहा था कि सुहेल अहमद ख़ान साहब एक हमारे ऐसे उस्ताद थे, अब भी मैं उनको अब भी वो मैं समझती हूँ कि वो अपनी तहरीरों में हमारे साथ हैं। वो इतना बड़ा जहन थे कि हमें ये मालूम था कि कोई भी आम शख्स जो है वो उनके दोस्तों के हल्के में शामिल नहीं हो सकता। यानी शख्स उनके दोस्तों में, आम शख्स, आम जहन उनके दोस्तों के हल्के में तो क्या, उनके शागिर्दों के हल्के में शामिल नहीं हो सकता था। तो ये तो ख्याल पहले से था कि अगर कोई शायर सुहेल साहब के करीब है या वो उनकी ज़ुबान पे उसका नाम आता है तो यकीनन उसकी शायरी में बड़ी बात होगी। मगर उस वक्त जहन चूँकि नापुख्ता था जी, तो अभी खैर क्या पुख्ता होना है, लेकिन खैर उस वक्त ज़्यादा ही बचपना था, तो एक ख़ास ढब में तो हम मुतासर होते थे जी। उन्होंने जिस तरह के मंजर साजी वो करते थे या जिस तरह से अपने इश्क का एक नारसाई का बयान उनके यहाँ होता था, वो मुतासर करता था। लेकिन मैंने जैसे जैसे उनको बार बार पढ़ा और अब आके जब मैंने ख़ास तौर पे सेशन के लिए भी और इससे पहले भी एक अपने शौक़ से दोबारा उनको पढ़ा, तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मुनीर नियाज़ी अपने वक्त से बहुत पहले उन्होंने वो बातें कह दी, यानी वो वक्त के जिसमें हम समझ पाएंगे उनको, उससे बहुत पहले उन्होंने ऐसी बातें कह दी हैं जिनकी बाज़याफ्त हमें करनी पड़ेगी, जिनको बार बार हमें समझना पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि मुनीर नियाज़ी अगरचे कि वो जंगल की बात करते हैं, अगरचे कि वो भूतों की बात करते हैं, आगाज़ में आसेब की बात करते हैं, मगर वो बुनियादी तौर पर जदीद शहर की जो समाजियात है उसके शायर हैं जी। ग़ालिबन मुनीर नियाज़ी साहब जिस ज़माने में लिख रहे थे उस ज़माने में हमारे शहर इतने डरावने नहीं थे। ग़ालिबन हमारे शहर में बेगानगी की या अजनबियत की या फासलों का वो अफरीत नहीं था जो आज हमें नज़र आता है। ये वो ज़माना था कि जब यूरोप में या मगरब में तो खैर ये सब कुछ हो रहा था, मशीन की हुकूमत आ चुकी थी और इंसान से इंसान का फासला बढ़ रहा था। ये ऐसी सूरत हाल थी कि इंसान हजूम बहुत है, अफराद की तादाद बहुत है, शनासाज चेहरे कम हैं। यानी अगर आप अपने जहाँ आपका घर है या जहाँ आपके काम करने की जगह है वहाँ से हट के किसी चौक पे आप खड़े हो जाइए और गिनिए कि 15 मिनट के अंदर जब आप उस चौक पे खड़े हैं, आपके सामने से जो इंसान गुज़र रहे हैं उनमें से कितनों की नज़र में आपके लिए शनासाई की झलक आती है, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान इस हजूम में भी जदीद शहर में कितना अकेला है। तो वो जो अकेलेपन का आसेब है या वो जो डरावनापन है या वो वहशत है या खौफ है या नारसाई का एहसास है या बेगानगी है, वो मुझे मुनीर की शेरियात में नज़र आती है, उनके अल्फाज में, उनके असालीब में, उनके डिक्शन में। ये मैं समझती हूँ कि ख़ास मुनीर को आज दोबारा पढ़ने का मुझे लगता है कि ये ख़ास पहलू है जिस पे मैं चाहूँगी कि तवज्जो दी जाए। बहुत खूबसूरत बात की साइमा, और आपकी बात को बढ़ाते हुए जैसे आपने जिक्र किया कि वो जो शहर उन्होंने तख्लीक कर रखा था कि वो नात भी लिखते हैं, तो वो कहते हैं फ़रोग़े इसमें मोहम्मद हो बस्तियों में मुनीर, कदीम याद नए मस्कनों से पैदा हो। तो उस शहर के हवाले से वो जो शहर ख़याल है, शहर शायरी है, उसमें रहते हुए उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का भी फॉर्मेट बनाया था और उसमें बहुत कम लोगों को मुदाखलत की इजाज़त थी और वो तन्हाई को बहुत सबकत देते थे, एक ऐसी सोहबत पर, एक ऐसी रफ़ाकत पर जो तकलीफ़ दे हो, ईज़ा पसंदी हो जिसके अंदर। मैं उसके हवाले से भी और उनकी शायरी के में जो क्राफ्ट की बात की जाती है उस हवाले से भी कि मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से पूछना चाहती हूँ कि आखिर उनके जो फ़िक्र की परवाज़ है
क्या वो फॉर्मेट पे हावी हो जाती है, या उनके फॉर्मेट जो वो हमेशा ये कहते थे कि जो फ़िक्र का मुतख़य्यल होना और शायराना होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से आप उनकी शायरी को कहाँ देखते हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए कुलियात मुनीर एक दफ़ा फिर पढ़ा। अच्छा। और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी निकाली उसमें, वो बड़ी हैरान कुन थी। अच्छा। मेरे लिए, अपने लिए भी। मसलन मुझे पता चला कि उन्होंने 405 नज़में लिखी जी। 179 गज़लें लिखी। ये कुलियात का टोटल जो उनका सरमाया है। वो जो 405 नज़में हैं उनमें से 281 नज़में 10 से कम लाइनों की हैं। जी हाँ। 281 यानी गालिब अक्सरियत। और 124 नज़में ऐसी हैं जो 10, 15, 20 लाइंस की नज़में। इससे मुझे कुछ चीज़ें समझ आई उनके फ़न के हवाले से भी, कि वो किस तरह के शायर थे और शायरी के बारे में उनका तसव्वुर क्या था। यानी उनके सामने और नज़मों का जो हैत है कोई मखसूस नहीं है जी। नॉर्मली ज़्यादा वो मुर्रा हैत को इख्तियार करना पसंद करते थे। हालांकि आज़ाद नज़में भी उनके यहाँ हैं, उनकी शायरी में मिल जाती हैं। और बाज़ पाबंद नज़मों की जदीद हैतें, एक तो क्लासिकल पाबंद हैतें वो उन्होंने इख्तियार नहीं की, अपनी हैतें ख़ुद बनाई। तो इस हवाले से देखा जाए तो उनके यहाँ एक हैत का तनव्वु भी मिलता है, लेकिन हैत उनका मसला नहीं थी जी। बिल्कुल मसला नहीं, बिल्कुल नहीं। क्राफ्ट भी उनका मसला नहीं था। जो शायरी अगर हम पढ़ें तो उसके सिर्फ क्राफ्ट उनका मसला था या हैत उनका मसला थी, नहीं जी। वो मुकम्मल शेरी तजर्बे के शायर थे। उनके सामने जो शायरी या नज़्म एक मुकम्मल शेरी तजर्बे की सूरत में आती थी, वो नज़्म अगर 2 लाइनों में आती थी तो वो 2 लाइनें लिखते थे, 4 लाइनें में आती थी तो 4 लाइनें लिखते थे, 7 लाइनों में आती थी 7 लिखते थे या ज़्यादा। बिल्कुल। तो वो किसी शय को अपनी नज़्म के तजुर्बे में हायल नहीं होने देते थे, और कभी उन्होंने इस चीज़ की परवाह भी नहीं की कि लोग इसके बारे में किस तरह से सोचेंगे या उस पर किस तरह का राय देंगे या इजहार करेंगे। वो जैसा कि हम सब हमारे हमअसर हैं, हमने उन्हें बहुत देखा है, बहुत सुना है, तो वो अपने आप में गुम रहने वाले इंसान थे। तो वो दरअसल मुझे लगता था कि जैसे वो अपने तख्लीकी तजर्बे में गुम रहने वाले आदमी हैं। जैसे खुशबू फूल में गुम रहती है, उसी तरह वो अपने तख्लीकी तजर्बे में एक मुसलसल। हाँ हाँ, तो सारी मजमूओं के नाम तो इसी तरह से ही हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो है रोमानवी वफूर उन्हें में बहुत ज़्यादा था। जो उनकी शायरी की सबसे बड़ी कुव्वत थी वो रोमानवी वफूर था। अच्छा, रोमानवी वफूर से मुराद ये नहीं है कि वो कोई मोहब्बत की नज़में कहते थे, तो उनके यहाँ निस्बतन कम है। रोमानवियत एक रवैये के तौर पे उनके यहाँ थी। मसलन रोमानवियत का एक रवैया बेजारी है, तो वो आपको उनकी शायरी में मनफी इंसानी रवैयों के लिए बहुत शदीद बेजारी और रिजेक्शन मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा ताकत से आती है, उनके यहाँ बार बार आती है। और ऐसे लोग जो इन मनफी रवैयों के हामिल होते हैं उनको वो इंसान भी समझने के लिए तैयार नहीं, इतने अपने कमिटेड थे अपने नज़रिया तख्लीक के साथ कि वो उनको इंसान भी नहीं समझते थे। वो इंसान भी सिर्फ उन्हें समझते थे जो आला इंसानी रवैयों के हामिल हों, जिसमें मिसाल के तौर पे मोहब्बत जो है वो सबसे बुनियादी और मरकज़ी रवैया था। तो रोमानवियत ने उन्हें वो वफूर और ताकत अता की जो फिर पीछे चूँकि उनके एक बड़ा तजर्बा था, यानी एक मुश्तरका जो तहज़ीब थी हमारी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब, जिसमें देवदासियाँ हैं, मंदिर हैं, घंटियाँ हैं, वो आपको उनके यहाँ मिलेंगी उनकी नज़मों में। यानी एक फ़ज़ा बंदी के तौर पर काम करती हैं। बिल्कुल। तो या रक्स है, रक्कासा है, गीत है, ये उनके अब ये सारी चीज़ें
ये रोमान भी पैदा करती हैं। ब्यूटिफिकेशन, रोमानवियत से जो काम लिया उन्होंने, वो हुस्न कारी का काम लिया कि वो उनकी नज़्म को भी एक बहुत पुरतासीर और हसीन फ़ज़ा फराम करती थी वो रोमानवियत, और उसके मौजू के अंदर भी वो हुस्न मौजूद था। तो अगर यानी बहुत इख्तिसार से बात करना चाहे कोई कि मुनीर नियाज़ी की शायरी का मरकज़ी नुक्ता क्या है, तो मैं कहूँगा हुस्न। तो अब वो बाकी चीज़ें जो जैसे डॉक्टर साहबा कह रही थी, तन्हाई है, खामोशी है, जंगल है, दश्त है, आहू हैं, ये फ़ज़ा है और ये सारे भी आप देखें कि वो अनासर हैं जो तन्हाई से और दुनियावी ज़िंदगी से डिटैचमेंट है। देखिए दश्त है तो या जंगल, वो हमेशा से हमारी कोई जो मशरकी शायरी की 1000 साल की रिवायत है, उसमें वो यानी दुनिया से डिटैचमेंट का या दुनिया की रिजेक्शन का, दुनिया को रद्द करने का, तो ये उनकी शायरी में बड़ी कुव्वत से आता है कि वो रद्द कर सकते हैं। दूसरा बेनियाजी का एक रवैया, यानी इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज एक आदमी अपने आप में गुम और अपनी दुनिया बनाई हुई है, उसमें मस्त है। तो बहुत खूबसूरत नज़में हैं, लेकिन अगर हम उस स्टैटिस्टिक्स को सामने रखें तो उससे हमें थोड़ा सा एक अंदाज़ा होता है कि मुख्तसर नज़्म में कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा नहीं बयान किया जा सकता। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे राशिद की शायरी में है, जैसे मिसाल के तौर पे मजीद अमजद की शायरी में है, उस तरह का कोई बड़ा फ़लसफ़ा मुनीर नियाज़ी की शायरी में नहीं मिलेगा। उनका मसला भी नहीं था, वो हर फ़लसफ़े से मावरा सिर्फ वजूद के दायरे में रहने वाला इंसान थे। उनके लिए अव्वल व आखिर जो अहमियत थी वो एक तख्लीकी वजूद की थी, वो खुद भी एक तख्लीकी वजूद थे और अपने इर्द गिर्द तख्लीकी वजूद देखना चाहते थे, और जहाँ उन्हें नज़र नहीं आता था वो उसको देखते भी नहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे देखिए कि वहम तुझको ये अजब है ए जमाले कमनमा, जैसे सब कुछ हो मगर तू दीद के काबिल ना। तो ये एक जो उनकी हमेशा देर कर देता हूँ मैं, और ये पूरी हमारी ज़िंदगियों के ऊपर ये चल रही होती है। जब हम लौट रहे होते हैं तो हम शाम ढले कहते हैं कि अज दा दिन भी एवं ही लंघिया, कोई भी कम ना होया, ना मैं याद खुदा नू कीता, ना मैं जाम शराब दा पीता। तो ये एक जो कैफियत है इंसान पर बीत क्या रही है, वो पंजाबी शायरी में कहते हैं कि साढ़े हाल दी खबर वो रखदा सी, सारी उम्र जड़ा अनजान दिसया। उसमें भी उर्दू के तरस पे उन्होंने पंजाबी की जो शायरी की है, मैं हसनैन सहर साहब से पूछना चाहूँगी कि वो इस पर रोशनी डालें कि क्या वो बड़ी शायरी है जो इंसानी ज़िंदगी पर, उसकी रोज़मर्रा की, उसके एहसासात पर, उसके कामकाज पर, उसके डेली लाइफ पर जो मुंतबिक होती है, और वो बेइख्तियार गुनगुना उठता है, बेइख्तियार कह उठता है, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, और उसके अंदर से वो आवाज़ आती है जो मुनीर कहता है, जिस तन्हाई को वो पुकारता है। क्या आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी के फ़लसफ़े से बड़ा और कोई फ़लसफ़ा है? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, ज़िंदगी के फ़लसफ़े से बड़ा खैर क्या फ़लसफ़ा होगा। मुनीर नियाज़ी साहब का अगर हम मैं तो समझता हूँ कि जिन साहब ने भी ये नाम रखा ना इस सेशन का, तिलिस्माती शायर, उन्होंने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इतने पहलू हैं कि वो एक सेशन तो नहीं, एक पूरा साल सेशंस रोज़ाना चलते रहें तो शायद उनका अहाता ना हो सके। जी, तो ये जो उनका फ़लसफ़ा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनके तमाम फ़लसफ़े में जितना एक हैरत है और एक खौफ है, और हैरत और खौफ वाकई अगर आप देखें तो वो एक तिलिस्मात की तरफ इंसान को लेकर जाती है। तो जब हम बात करते हैं मुनीर नियाज़ी साहब की बहैसियत तिलिस्माती शायर, तो उसमें दो चीज़ें, दो पहलू हैं जिनको नज़र में रखा जा सकता है कि एक तो उनकी जो दाखिली फ़िज़ा है वो तिलिस्मात से भरी हुई है, और दूसरा ये है कि वो शायर इतने ओरिजिनल और इतने खूबसूरत थे कि जो वो एमिट करते हैं अपनी शायरी, जब जो उसकी असर अंगेज़ी है वो बहुत तिलिस्माती हो जाती है।
तो इसमें तो खैर कोई दूसरी राय है ही नहीं कि जो उनकी उस मुनीर नियाज़ी की शायरी जब आप पे असर करती है वो तिलिस्माती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनकी अंदरूनी दाखिली तिलिस्माती फ़ज़ा का ताल्लुक़ है तो बल्कि वो पेब्लो नेरूदा ने कहा था कि शायरी मेरे पास आती है लेकिन कहाँ से आती है मुझे मुतलक खबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि शायरी बदूनी तौर पर इन्नेटली ही एक बहुत तिलिस्माती शायर का नाम है। लेकिन जब मैं मुनीर नियाज़ी साहब की जो अंदरूनी जो दाखिली तिलिस्माती फ़िज़ा है उस पर अगर बात करूं तो मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि कि उस पर कोई ऑर्गेनिक तज्ज़िया या नामियाती तज्ज़िया पेश किया जाए, क्योंकि वो तो बहुत हो चुका। मैं देख रहा था, मैं जब मुझे कहा गया कि इसमें मुझे शिरकत करनी है इस सेशन में, तो मैं सोच रहा था कि इसका एक हम इंडिपेंडेंट या ऑब्जेक्टिव तज्ज़िया जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो जो मुनीर नियाज़ी साहब की तिलिस्माती फ़िज़ा है, मेरे ख़्याल से कि वो दो बहुत यूनिक जो तहारीक हैं आलमी अदब की और आलमी फ़न की, यानी रोमांटिसिज्म और इमेजिज़म। यानी रोमांटिसिज्म जो है वो समझें कि क्लासिक की आखिरी कड़ी है और जो इमेजिज़म है वो मॉडर्निज़म की पहली कड़ी है। तो वो मुनीर नियाज़ी साहब ने जिस तरह एक यूनिक ब्लेंड बनाया है ना इस सरहद पर खड़े होकर कि जहाँ वो रोमांटिक भी हैं और वो इमेजिस्ट भी हैं। अब ये रोमांटिसिज्म और इमेजिज़म का एक ब्रैकेट जब बनता है तो सिर्फ एक चीज़ सामने आती है कि जो विक्टोरियन तर्ज कलाम है उसको रद्द किया जाए, अदरवाइज़ ये दोनों बिल्कुल मुतहारिब ग्रुप्स हैं। तो जो रोमांटिसिज्म का सरख़ैल है एस.टी. कॉलरिज, हम सब की उनसे मुलाकातें रही हैं, वो उसकी तनकीद के बहुत कायल थे। और जो इमेजिज़म का सरख़ैल है एज़रा पाउंड, वो भी सब जानते हैं कि वो उनका एक तरह से आइडल था, उनका फेवरेट वो शायर था। तो उस जब हम इस हवाले से उनकी तिलिस्माती फ़िज़ा को देखते हैं तो हमें मुख्तसरन थोड़ा जायज़ा लेना पड़ेगा कि रोमांटिसिज्म क्या चीज़ है और इमेजिज़म क्या चीज़ है। रोमांटिसिज्म कोई भी तहरीक होती है वो ज़ाहिरी बात है एक लफ्ज़ियात यानी तर्ज़ बयान पे बात करती है और फिर शायरी के कंटेंट के ऊपर बात करती है। तो रोमांटिसिज्म ने कहा कि जी जो लफ्ज़ियात बहुत पुरशिको लफ्ज़ियात पिछले एरा से चली आ रही हैं उनको रद्द किया जाए, उनको बहुत करीब लाया जाए रोज़मर्रा के, और जो मनाज़र तख्लीक हो रहे हैं वो भी रोज़मर्रा के करीब लाए जाएँ जिस तरह वर्ड्सवर्थ वगैरह ने किया। और दूसरा जो कंटेंट के हवाले से रोमांटिसिज्म कहता था वो ये था कि उसने जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सेंटर स्टेज पोइट की होनी चाहिए, जो उसका इमोशनल रिस्पॉन्स है वो शायरी तख्लीक करेगा अगर वो एक बॉर्न पोइट है, बॉर्न फनकार है। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं कि आपने भी जिक्र किया कि उनकी शख्सियत, आप उनके साथ बैठ जाएं, उनको सुन लें, उनसे बात कर लें, उनकी शायरी पढ़ लें, हर जगह आपको एक मुनीर नियाज़ी ही नज़र आएगा। और रोमांटिसिज्म में तो यहाँ तक कहा जाता है कि एक पैदाइशी शायर, पैदाइशी फ़नकार अपनी खलवत में जो महसूस करता है वही उसका असूल है, वही उसका कानून है और उसको किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुनीर नियाज़ी साहब का जो रूह है वो रोमांटिक है, रोमानवी है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब जब कॉलरिज की बात होती है जिसके वो बहुत कायल थे, तो उन्होंने इमेजिनेशन, जो पोइट की इमेजिनेशन होती है उसको सेंटर स्टेज दी है। बल्कि वो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये जो इमेजिनेशन की फ़ोर्स है ये फ़ोर्स बुनियादी तौर पर इंसानी रूह में तहर्रुक पैदा करते हैं। ये रोमांटिसिस्ट का मानना है। और कॉलरिज ये भी कहता है, डिफरेंशिएट करता है कि इमेजिनेशन क्या है और फैंटेसी क्या है, यानी कि मुतख़य्यला क्या है और वाहमा क्या है। तो वो ये देखते हैं कि जो क्लासिक से विक्टोरियन एरा तक चला आ रहा है वो फैंटेसीज़ हैं, वो वाहमे हैं, यानी कि एक चीज़ इंसानी जहन की याददाश्त है जिसका जिक्र कर दिया जाए। इमेजिनेशन को वो बहुत हाई रेट करता है। ये बहुत मशहूर उनका एक मिरर और लैंप की तमसील भी उन्होंने वज़ा की है
कि शायरी मिरर के तौर पे भी हो सकती है, ख्यालात को अक्स भी किया जा सकता है, लेकिन अक्स करना जो है वो इतना अहम नहीं है जितना ये कि अगर वो अक्स है तो उसको लैंप की तरह, उसको चिराग की तरह मुतहर्रिक होना चाहिए। सिर्फ अक्स नहीं होना चाहिए बल्कि उसको रोशन और लुमिनस भी होना चाहिए। तो ये उनकी बेसिकली सूरत हाल थी। लेकिन फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। उनकी शायरी के हवाले से जो औसाफ हैं, उनके खद्दो खाल हैं शायरी के, उसमें एक बड़ा नुमाया खद्दो खाल ये है कि जब वो मिसरे को नसर के करीब करके कहते हैं कि चाहता हूँ मैं मुनीरी सुबह के अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो, और बहुत से अशार उनके हैं जिसमें वो इस आसानी के साथ कहते हैं कि जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है। उनकी शायरी के जदीद औसाफ जो हैं, और उनके कहने में मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं रखती कि जो कलाम में इल्हामी हिस्सा है उसके अलावा जो बढ़ई का काम करके इवन मासूमियत भी उसके अंदर खुद लानी पड़ती है शायरी के अंदर। तो ये उसमें उनकी दानिस्ता काविश है या उनकी ये सारी खुदादाद सलाहियत है कि जो उन्होंने एक शहर ख़याल जो तामीर किया है उसके अंदर रहते रहते उन्होंने शायरी की। मैं साइमा से ये पूछना चाहूँगी कि इस हवाले से हमसे बात कीजिए। सूफिया, मेरा ख्याल है कि मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मुनीर साहब को शेर कहते हुए तो उस तरह से कभी नहीं देखा जी। मैंने तो जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारी उनसे दूर से मुलाकात रही, एक न्याज़मंद के तौर पे मुलाकात रही, या फिर हमने उनकी शायरी को उनकी किताब के ज़रिए से या उनके सुनने से हमने पहचाना। तो लेकिन जो जितना भी मैंने मुनीर न्याज़ी साहब को पढ़ा है या मुनीर न्याज़ी साहब के लिखत से जी, और उनकी शख्सियत के जो पहलू मेरे सामने रहे या उनके दोस्तों के ज़रिए से, जैसे ज़िया साहब ने बड़ी दफ़ा उनसे उनके बारे में बात की, असातिज़ा के ज़रिए से मुझ तक पहुँचे, मुझे ये लगता है कि शेर कहना और ज़िंदगी करना मुनीर के लिए एक ही बात थी। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात। यानी वो जैसे आपने भी कहा कि वो उनके घर में चले जाएं, उनके बागीचे में चले जाएं, उनके मतलब वो सरापा शायर थे। वो जिस तरह से गालिबन नासिर के बारे में कहा था कि जालिम हाथ भी धोता है तो शायर लगता है, तो वो बात भी करते थे तो वो शेरी कहते थे। अच्छा, तो मुनीर के लिए मुनीर का तख्लीकी वफूर इतना ज़्यादा है कि उनको और शेर कहने की कैफियत को मेरा ख्याल है अलग करके हम नहीं देख सकते। जी जी। फिर उनकी शख्सियत में जो एक बेपाया वारफ्तगी थी, कुछ काविश से और कुछ गैर शौरी तौर पे, वो हमा वक्त की वारफ्तगी ने भी उनके शेर को, उनकी शेरी फ़िज़ा को एक तिलिस्मी फ़िज़ा में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जिस शख्स को एन जून के महीने में दोपहर के वक्त काली ऐनक लगा के मौसम सुहाना महसूस होता हो, उसके शेर में तो तिलिस्म फिर आ ही जाएगा। बहुत अच्छा। तो एक तो ये, फिर दूसरा ये कि हम सब जानते हैं कि मुनीर साहब बहुत विटी आदमी थे। जी जी। यानी उनकी शख्सियत पे हम बात अभी करेंगे। मैं उसको रिलेट करना चाह रही हूँ। उनके जो किस्से कुछ सीना गज़ट के ज़रिए चलते हैं, जाहिर है कि हम जान, जो विट है ना वो तख्लीकी वफूर के बगैर मुमकिन नहीं। ज़हीन शख्स और ख़ास तौर पे जो एक ख़ास फ़िज़ा में रहता हो, उसके बगैर वो मुमकिन नहीं है। फिर आप ये देखिए कि अगरचे के उस तरह के, जैसे सर ने, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमें कोई तवील नज़में ज़ाहिर है कि मुनीर के यहाँ नज़र नहीं आती हैं, और मजीद अमजद या बल्कि राशिद की तरह की कोई बाज़ाब्ता या इकबाल की तरह कोई बाज़ाब्ता फ़लसफ़ा हमें नज़र नहीं आता। मगर जो उनका कमेंट है सोसाइटी पे, जी जी, और ख़ास तौर पर बाज़ उनका जो पॉलिटिकल कमेंट है, बहुत अच्छा, वो बड़ा ही बलीग और बहुत ही वसीउल मानी होता है। शहर पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता। तो देखिए ना कि ये बहुत ही बलीग कमेंट है। या फिर जैसे जिस तरह से वो, जैसे राशिद छिपकली के लफ्ज़ को भी मतलब शेर की लफ्ज़ियात में ढाल सकते हैं। देखिए ना नात में भी कि बैठ जाएं साया दामाने अहमद में मुनीर,
और फिर सोचें वो बातें जिनको होना है अभी। ऐसी या बातें कौन लिखता है नात में? इस शहर संग दिल को जला, लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। तो इस तरह की जो एक बगावत या कमेंट है वो है। ये भी है। फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि राशिद के यहाँ छिपकली जैसा लफ्ज़ भी जो है वो शेर में आ जाता है, तो मुनीर के यहाँ भी ऐसा है। चुड़ैल का लफ्ज़ आ गया, अबाबीलें हैं। अबाबील तो चलिए फिर भी एक शेरी एक उसकी हम एक समझते हैं कि है, मतलब चील का लफ्ज़, चील का लफ्ज़ हम नहीं मैं कम से कम नहीं समझ सकती थी कि शेर में आ सकता है। उस तरह की जिस तरह की शायरी मुनीर वो कहते थे कि गल करन दा वल आना चाहिए, हर गल की जा सकती है। तो अब मैं जैसे मैंने एक दो शेर उनके लिखे थे, मैं चाहूँगी कि अपनी बात को इसी पे मैं वाइंड अप करूँ। एक तो बहुत ही मशहूर शेर है उनका कि आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। तो इसी गज़ल का एक और शेर है कि एक चील एक ममटी पे बैठी है धूप में, गलियां उजड़ गई हैं मगर पास बात देखें मंजर निगारी आगे ना फिर आप इसकी मंजर निगारी देखिए, इसकी लफ्ज़ियात देखिए और ज़रा इसका पॉलिटिकल सटायर देखिए कि एक चील एक ममटी पे बैठी है धूप में, गलियां उजड़ गई हैं मगर पास बात तो है। तो अब ये है मुनीर बहुत खूब साइमा साहिबा। कुछ देर चाहते थे कि सोचें तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। ये एक जो मखसूस अंदाज़ था बात करने का, बात कहने का, उनकी पंजाबी शायरी के हवाले से भी बहुत कम बात हुई है और ज़िंदगी उनका मौजू है। ज़िंदगी के हवाले से वो बात करते हैं, बस्तियों के ख्वाब देखते हैं, इंसाफ को हर शायर की तरह, हर तख्लीकार की तरह वो एक ऐसा मुआशरा तामीर करना चाहते हैं। नहीं तो वो अंदर की कुटिया में बंद हो जाते हैं, उससे खौफ की दुनिया में चले जाते हैं। वो अक्सर शाम को फ़ोन करके कहते थे मैं खौफ के शहर में दाखिल हो गया हूँ, मुझसे कोई ऐसी बात की जाए जिससे मैं इससे बाहर निकल सकूँ। उनकी ज़िंदगी और उनकी शायरी में वाकई कोई फ़र्क नहीं था और उनके मिसरे और उनके फ़िक्रे में भी कोई फ़र्क नहीं था। उनका मिसरा अगर एक दिन कह के 10 दिन में मशहूर होता था तो उनका फ़िक्रा जो है सुबह से लेकर शाम तक पूरे शहर में वो चला जाता था। और जिस तरह से शहनाई की आवाज़ में रोना भी है और ख़ुशी की बात भी है, इसी तरह से उनकी जो विट है उसके पीछे आंसू भी हैं और सेटायर भी है और मुस्कुराहट भी है। और जब तक मुस्कुराहट और आंसू इकट्ठे नहीं होते, ये हुस्न व मलाल की जो कैफियत है ये भी मुकम्मल नहीं होती, विट भी मुकम्मल नहीं होती। मैं दोबारा से डॉक्टर ज़ियाउल हसन के पास उनकी शायरी के इन्हीं औसाफ के हवाले से जो फ़नी बुनियादों पर है, जैसे उनका इतनी आसानी से मिसरे को नसर के करीब ले आना, और या फिर उनकी नज़मों के अंदर जैसे उन्होंने अपने वालिद के लिए वो नज़म लिख दी कि कल मैं तन्हाई से डर कर उसको ढूंढने निकला। इस तरह के एहसासात से भरपूर शायरी जो है, इसको आप अदब में क्या जगह देते हैं? देखिए, जो पाकिस्तानी उर्दू शायरी है उसमें जो चंद बहुत ताकतवर शायर हैं उनमें मुनीर नियाज़ी हैं, इसमें क्या शक है। ये खालिस पाकिस्तानी शायर थे। 60 की दहाई में जिन लोगों ने शेर कहे, ये वो नस्ल थी जो 47 से पहले शेर कहती हुई नहीं आ रही थी। जैसे नासिर काज़मी या शहजाद अहमद वगैरह तो पाकिस्तान बनने से पहले से शेर कह रहे थे, तो ये वो नस्ल थी जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद शायरी शुरू की। अच्छा, ये तो हमें नज़र आता है तकरीबन उस दौर के सारे शायरों के यहाँ कि उनके यहाँ इस जो इब्तदाई शायरी है उसमें ख्वाब नज़र आता है, एक खूबसूरत दुनिया का, एक खूबसूरत मंजिल का, और थोड़े ही अरसे बाद के अंदर अंदर ख्वाब टूटने लग जाता है। ये आपको उस दौर के सारे शायरों में मिलेगा। मुनीर ने इसको अपने तौर पे बयान किया। उसके यहाँ आपको मसलन मुस्तकिल तौर पर वीरानी, तबाही, बर्बादी के इस्तियारे मिलेंगे। वो उस दुनिया, उस एक्चुअली तो वो उस पाकिस्तान से लिए गए थे जो 58 में मार्शल लॉ का शिकार हो गया था और जहाँ लाकानूनियत शुरू हो गई थी, जहाँ इंसानी कदरें मरना शुरू हो गई थी, इंसानियत ख़त्म होना शुरू हो गई थी। तो वो एक दुनिया है जो उस शायरी के पस मंज़र में है। मुनीर उसको देखते हैं, देखना नहीं चाहते। सही।
तो लेकिन उसको बयान इस वीरानी और तबाही और बर्बादी के मनाजिर में करते हैं। वो मनाजिर उनके यहाँ आपको मुस्तकिल मिलेंगे। और दूसरी तरफ वो दुनिया है जो वो चाहते हैं, वो नेचर के इख्तियारों में है। वहाँ फूल हैं, दरख्त हैं, परिंदे हैं, फ़ज़ा है, हवा बहुत उनके यहाँ, रात है। रात हुस्न के इख्तियार के तौर पे उनके यहाँ बहुत ज़्यादा आई है। तो ये एक पूरा पैरेलल दुनिया है। उन्होंने जो असल दुनिया थी उसे पस मंज़र में रखा, जो उनकी यानी इमेजिनरी दुनिया थी या जो उनकी मॉडल वर्ल्ड थी उसको उन्होंने बताया। अच्छा, ये क्यों हुआ? ये हमारे यहाँ ज़ाहिर थोड़ा पहले से शुरू हो गया था ये काम कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नेचर खाना शुरू की थी, खा रही थी बहुत तेज़ी से। और अब हम तो खैर नेचर के तबाही और बर्बादी के दहाने पे खड़े हैं ना। तो लेकिन वो ज़माना भी वो था जब शहर बड़े हो रहे थे जी। मैं सोचता हूँ 60 की दहाई का लाहौर आज के लाहौर के मुकाबले में तो छोटी सी बस्ती था। इसके बावजूद भी मुनीर और इस तरह के लोगों को वो शहर जो अपनी असल से बढ़ रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो उसके लिए परेशान भी थे और उसके लिए तो वो अपना एक शहर बनाते हैं, अपना शहर। वो शहर वह है जो इंसानों के रहने के काबिल है, जहाँ हुस्न है, जहाँ रक्स है, जहाँ मौसीकी है, जहाँ परिंदे हैं। यानी आपको तो बताया गया कि रक्स हराम है, आपको तो कहा गया मौसीकी हराम है। तो वो उस मुआशरे में जिसमें रक्स और मौसीकी हराम है, एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते थे जहाँ रक्स और मौसीकी इंसानी फ़नून, आला इंसानी फ़नून है और इंसान के वजूद को बयान करने के दो बहुत अहम ज़राए हैं जिसके बगैर इंसान को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। तो ये सारी उनकी इस वजह से मुनीर नियाज़ी यानी मैं ज़ाहिर इस चीज़ को तो पसंद नहीं करता, मैं कहूँ फ़लाँ से बड़ा या छोटा शायर है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 2-4 इंतहाई अहम शायर जो पाकिस्तानी शायरी में आपको मिलेंगे उनमें मुनीर नियाज़ी का नाम सर फहरिस्त। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरह जी 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 ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं उनको ये कह रही थी कि इनसे इजाज़त देर हुई होगी ना उनको कहीं जाना। जी, मैं डॉक्टर साहब ने जो बात की मैं उसको थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाह रही थी कि जिस ज़माने में मुनीर साहब लिख रहे थे उस ज़माने में बाकी जो कुछ पहले कुछ बाद के जो लिखने वाले थे उन सब के यहाँ ये जो बेमुहाबा आबादी का फैलाव और शहरों का बड़ा होना है ना, उसका नौहा हमें नज़र आता है।